नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी हंट में। आज हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के बीच क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ, जो आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, परंतु से वस्त्र तक। इस अध्याय में यह बताया गया है, दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो। इनके स्कूल में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है और ये दोनों बच्चे प्रतियोगिता को जीत जाते हैं और उसमें इन लोगों को पुरस्कार मिलता है। तो ये सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट देने के लिए बच्चे सोचते हैं, तो जाते हैं कपड़े की दुकान पर और वहां जाकर देखते हैं तो बहुत सारे तरह के कपड़े हैं। उसमें कुछ सूती, ऊनी, रेशमी टाइप के कपड़े जब दिखते हैं कई टाइप्स के, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और फाइनली ये दोनों बच्चे क्या करते हैं कि एक ऊनी मफलर खरीदते हैं और एक सूती साड़ी खरीदते हैं। तो फिर आगे क्या होता है। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो कि बिस्तर पे बिछाई जाने वाली चादर है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। तो ये जो बच्चे हैं, इन्हें देखते हैं कपड़ों को और छू करके उनको देखते हैं, फिर उसके बाद इनकी पहचान करते हैं, पता लगाते हैं दुकानदार से। तो पता चलता है कि ये जो कपड़े हैं वो किससे किससे बने हैं। तो सूती से बने हुए हैं और ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट। वस्त्रों में विविधता क्यों है, ये देखते हैं। इसके लिए ये कह रहे हैं कि कुछ एक दर्जी की दुकान पे जाइए, मतलब ऐसा बताया जा रहा है उनको कि आप जा करके वहां पे, और जो सिलाई करता है दर्जी, तो उसमें कपड़े की कतरन बची होती है और उसको ला करके आप इकट्ठा करके उसको स्पर्श करके देखिए, उसका अनुभव करिए और फिर उससे पूछिए कि ये किस टाइप के कपड़े हैं, और उन कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी और संश्लिष्ट का लेबल लगा दीजिए। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, मतलब उसको देखते हैं, तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो सतत टुकड़ा का मतलब ये है कि एक तरह से उसको अगर काटा ना जाए तो वो अलग अलग नहीं होगा, यानी कि किसी धागे को पिरो करके बनाया गया है। जैसे इसको आप देख सकते हैं, ये संरचना, ये एक धागा इस तरह से अरेंज किया गया है, ये, और दूसरे जो धागे हैं उनको इस वे में अरेंज करके बनाया गया है। तो यानी कि ये धागा कितना भी लंबा हो सकता है ना। तो वही कह रहा है कि एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। कोई भी कपड़ा आप देखिए तो क्या लगता है, एक सतत टुकड़े जैसे प्रतीत होता है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर से कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो चित्र है, इसमें से ये रेशा खींच के, इस किनारे से रेशा खींच करके निकाल के इतना जो धागा है वो रखे हुए हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप कपड़े के टुकड़े में से यहाँ से एक एक धागा खींच के निकालिए और फिर क्या करिए, तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर यह वस्त्र बना है। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि इस तरह से ऐसे धागों को व्यवस्थित करने पर ये जो कपड़ा है वो बनाया गया है। तो वही कह रहे हैं कि इन धागों को इसको देखने के बाद क्या पता चलता है कि ये जो है धागों को व्यवस्थित करके बनाया गया है। ठीक, अब ये धागे क्या है, तो आइए पता करते हैं।
कह रहे हैं किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए, इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इसको कह रहे हैं ना कि ऐसे जैसे एक धागा हमने निकाल लिया, निकालने के बाद इसको एक धागे को हम इस तरह से ले करके और अंगूठे से ऐसे खुरचते हैं, अंगूठे से या फिर उंगली से अपने नाखूनों से खुरचते हैं, तो देखिए ये पतला पतला, ये देखिए इधर पतली पतली रेसे इधर इधर निकले हुए दिख रहे हैं इस धागे में से। इस मोटे ये जो धागा है, ये मेन धागा, इसमें से ये पतले पतले जो रोए निकले हुए हैं, इन्हीं इनको कह रहे हैं कि ये धागे पतली पतली जो लड़ियों में विखंडित हो जा रहा है, वही क्या है, उसी को तंतु कहा जाता है। ठीक है, ये धागे क्या है, तंतु है। और यही हम पढ़ रहे हैं कि ये तंतु मतलब तंतु क्या है, तो ये जो धागे बने हुए हैं ना, इन्हीं तंतुओं से बने हुए हैं। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ बताएगा कि सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करिए। एक समय आपने ऐसा भी परीक्षण किया होगा कि कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां हैं, वो और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं लड़ियों को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक, तो धागे किससे बने हुए हैं, तंतु से बने हुए हैं। अब ये जो तंतु हैं, ये कहाँ से हमको मिलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। वस्त्र तागों या धागे कहिए या तागे कहिए, और तागा का मतलब वही धागा है जिसको हम लोग धागा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा जो धागे हैं वो तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये तंतु कहाँ से आते हैं, आइए इसके बारे में पता लगाते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, जो ऊनी के तंतु हैं, ये कहाँ से आते हैं, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं और पौधों से प्राप्त होने वाले जो फाइबर्स हैं, जो तंतु हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और रुई तथा पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कोकून के रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। मतलब ये है कि जो प्राकृतिक वाले जो तंतु हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं या तो फिर जंतुओं से मिलते हैं। तो जंतुओं से जो मिले हैं वो ऊन है, जैसे बताया रेशम का जो है वो रेशम है। रेशम फाइबर कहाँ से मिलते हैं, तो रेशम कीट से मिलते हैं, तो ये जंतु से हो गया। ऊन जो है वो भेड़ों के, बकरी के या फिर खरगोश के, याक के उनके बालों से मिलता है, तो ये भी जंतु से हो गया। रुई है, जूट है, पटसन है, ये सब पौधों से मिलते हैं। तो जंतुओं से और पौधों से जो हमें फाइबर, जो रेशे हमको प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं या प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। मतलब पहले, मतलब हजारों वर्ष तक क्या किया जाता था, तो ये प्राकृतिक धागे ही, तंतु ही बस उपलब्ध थे और उन्हीं से क्या किया जाता था, ये वस्त्र वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन आगे और सर्च रिसर्च हुई और उसके बाद रसायनों से हम क्या करने लगे, कृत्रिम धागे भी, कृत्रिम फाइबर्स भी बनाने लगे। ठीक है, और ऐसे जो कृत्रिम तरह से जो तंतु बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम तंतु कहते हैं, या मानव निर्मित तंतु कह सकते हैं, या फिर और विशुद्ध रूप से अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक, और इनके उदाहरण क्या हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हम बना सकते हैं
एमसीक्यू बनाते हैं, उस पे क्वेश्चन इस तरह का बनता है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, उसमें ए दे देगा, रेयान बी दे देगा, नायलॉन सी दे देगा, एक्रिलिक डी दे देगा, सूती। तो कौन सा प्राकृतिक है? सूती। तो वहां सूती वाला सही हो जाएगा। या तो फिर इस तरह से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है, और चार्ट दे देगा। ऑप्शन 3 ऑप्शन प्राकृतिक का दे देगा और एक दे देगा कृत्रिम वाला, संश्लेषित वाला। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ पादप तंतु। अब देखते हैं रुई क्या है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बाती बनाई है? इन बातियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां पे इस तरह के जो कपास की खेती करने लायक मिट्टी होती है, यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, कौन सी मृदा मतलब वो उसके लिए अच्छी होती है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। और उसमें कई मिट्टी का उदाहरण दे देगा, फिर उसमें एक काली मिट्टी उसमें दे देगा ऑप्शन में, तो काली मिट्टी सही हो जाएगी। काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत में कपास के परिफुल्लों माने रोए जो होते हैं, से इतना श्वेत हो जाता है कि जैसे लगता है हिम ने ढक लिया हो। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, देखिए ये जो कपास है ये पूर्ण वो परिपक्व हो गया है, और इसके फ्रूट में से ये जो है रुई रेशे या फाइबर तंतु जो भी कह लीजिए, ये देखिए निकल रहे हैं सब। ठीक, साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी इनको जब ये पक जाते हैं ना तो इनको हाथों से तोड़ लिया जाता है। इसके पश्चात कपास को उसे बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास ओटना क्या है? जैसे बीज को रेशों से अलग करना, जो ये रुई है उसकी, उससे बीज को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब जूट देख लेते हैं। पटसन, ये क्या है? पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि पहले ये गाँव में भी बोया जाता था, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इनको क्या करते थे, ये जो डंठल टाइप का होता था और जब ये बड़े बड़े हो जाते थे, इसमें पुष्प आ जाता था, तो इनको काट लिया जाता था। काट के उनको बोझा बना दिया जाता था। बोझा जानते हैं? जैसे उसमें दो चार छह या
मतलब 10-20 ऐसे इकट्ठा करके बांध दिया जाता था। अब बांधने के बाद क्या करते थे, बांधने के बाद से इसको क्या करते थे कि पानी में जो तालाब हो आसपास किनारे या गढ़ी वगैरह तो होती थी उसमें वो लोग डुबो देते थे। और 10 दिन 15 दिन ऐसे 1 हफ्ते डुबोने के बाद फिर जब वो गल जाता था उसके अंदर का जो तना था तो बाकी उससे जो रेसे थे उनको पीट करके ऐसे बाहर निकाल के सुखाते थे, फिर पीट पीट करके उसको निकाल लिया जाता था। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप ऐसे तागा बना सकते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तागा मतलब वही धागा। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हस्त तकुआ आपने देखा है, जिसे तकली कहते हैं। सॉरी, हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्र खादी को पहनने तथा ब्रिटेन में मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। ठीक। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से अब वस्त्र कैसे बनाते हैं देखिए, अब उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 विधियां प्रमुख हैं, बुनाई। आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के 2 सेटों, मैंने बताया था ना, एक सेट इस तरह से व्यवस्थित होता है, दूसरा सेट इस तरह से व्यवस्थित होता है। 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर ये बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ को खोल कर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाओं से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। जैसे ये इसमें बताया गया है, देखिए यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक ये काट करके, जैसे ये वाला ग्रीन वाली पट्टी इसको ऐसे व्यवस्थित किया है, रेड वाली को ऐसे व्यवस्थित किया है। इसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं।
वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो वे हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचालित, पावरलूम कहते हैं, या हथकरघा वगैरह जो हैंडलूम या पावरलूम कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या आपने कभी यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है और मोजे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे ही बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इसी प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया। वस्त्र सामग्री का इतिहास, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं का चर्म और समूर के से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां एवं डलिया माने टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। तो भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। क्या है फ्लैक्स? क्या है? एक पादप है, एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित करते थे, माने ढकते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने तैयार किए, मैंने कपड़े तैयार किए और फिर उसको पहनने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखी जाती है। तो ओवरऑल आइए यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो प्रमुख हैं जिनको बताना था। तो ये रुई है। रुई आप जानते ही हैं, जैसे कॉटन था, कपास, उसमें से जो रोए निकल रहे हैं ना, पकने के बाद जो रेशे हैं उनको रुई कह रहे हैं। सेमल में भी होती है, सेमल एक पौधा होता है, उसकी भी रुई होती है, निकलता है, उस टाइप का फ्रूट होता है और उसमें से फिर ऐसे ऐसे रेशे व्हाइट व्हाइट निकलते हैं। ये वस्त्र जो है, आप जान रहे हैं कि वस्त्र क्या है, अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है, परंतु आपको पता ही चल गया कि जो धागे हैं वो किससे बनते हैं? तंतुओं से मिलकर बनते हैं। कताई क्या है? जो रेशों से धागा बनाया जाता है, उस प्रोसेस को, उस विधि को कताई कहते हैं। बुनाई क्या है? धागों से जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको बुनाई कहते हैं। और धागा क्या है? ये पतले पतले रोए से, जिन्हें रेशा कहते हैं, उनसे मिलकर के बने होते हैं। तो इस चैप्टर में कुल मिला के आपको ये जानना था कि तंतु क्या है
और कृत्रिम तंतु क्या है और प्राकृतिक तंतु क्या है, बस इतना ही जानना था, इससे ज्यादा नहीं जानना था। तो ठीक है, धन्यवाद। और अगर आप लोगों की कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।